देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे चालू वर्ष के लिए उपभोग्यजन्य वस्तुओं की राशि ज्ञात करना। ये उपभोगजन्य वस्तुएं क्या होती है पहले ये जानते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग क्या चीजें लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखता है, वैसी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका वर्ष के दौरान उपयोग होने के कारण उसकी मात्रा में कमी आती है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को उपभोग होने वाली वस्तुएं कहा जाता है, जैसे स्टेशनरी। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, वैल्यू कम हो जाएगा, वो वस्तु कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, खेलकूद सामग्री। तीसरा क्या है, डाक टिकटें, दवाइयाँ आदि। ठीक, यही सब वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोग्यजन्य वस्तुएं, यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। क्या परिभाषा हुआ कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं या वैसी वस्तुएं जिनका वर्ष के दौरान उपयोग करने से उसके मात्रा में कमी आ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमेबल गुड्स बोलेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। इन वस्तुओं का प्रारंभिक यानी कि ओपनिंग एवं अंतिम स्टॉक दिया होता है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ रहेगा, और वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के क्रय के लिए भुगतान की राशि भी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दी हुई होती है। कि बीच में साल के अंत में अगर हम वो वस्तु खरीदे हैं तो खरीदा हुआ जो अमाउंट है वो भी आपका रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ रहेगा। अगर हम खरीदे हैं तो किस साइड रहेगा, पेमेंट के साइड में रहेगा। अतः आय व्यय खाते में लिखी जाने वाली राशि के लिए उपभोग की गई वस्तुओं की लागत अग्र प्रकार निकाली जाएगी। मतलब क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और साल के बीच में खरीदा हुआ अगर स्टॉक है वो दिया रहेगा रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का किस साइड, पेमेंट के साइड में। ठीक है, और आपको इसका कैलकुलेशन करके निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट के साइड में कितना अमाउंट लिखना है। ठीक, तो उसका कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे ये चीजें भी हम देखते हैं आगे। क्या उतार रहे हैं आप, सुनिए ध्यान से, भी बता रहे हैं तो उसके बाद आराम से उतारते रहिएगा। फिर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, फॉर्मेट दिख रहा है ना आप लोगों को भी वहां सामने से। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे क्या क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल्स हो सकता है, एटसेट्रा, और भी कुछ रहेगा तो वो चीजें रहेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। उसमें से आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो बीच में साल के बीच में अगर आप खरीदते हैं कंज्यूमेबल गुड्स को, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, दोनों को जोड़ के ओपनिंग स्टॉक में जोड़ देना है। ठीक, और अंतिम में क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक कंज्यूमेबल गुड्स का जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जो राशि आएगा उसको आय व्यय खाते के डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले लिखना है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर को जोड़ देना है ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है। जो राशि आएगा उसको कंज्यूमेबल गुड्स के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में लिख देना है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन है यहाँ, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है, जैसे उपभोगजन्य वस्तुओं की लागत को आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ये बातें तो पता चल गई हम लोगों को। ऐसी वस्तुओं का प्रारंभिक स्टॉक प्रारंभिक चिट्ठे में दर्शाया जाता है। जो प्रारंभिक स्टॉक दिया रहेगा, जो ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। दो बैलेंस शीट बनाते हैं ना हम लोग, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी तक बनाए नहीं है पर ये बातें आपको पता है। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। किस साइड लिखेंगे, एसेट्स के साइड में। क्लियर, नेक्स्ट, उधार क्रय ज्ञात करने के लिए अलग से लेनदार खाता, क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम या गुड्स अकाउंट तैयार किया जाता है। क्या बनाते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम या गुड्स अकाउंट अलग से बनाते हैं। कब, जब हम उधार क्रय करते हैं तब। ठीक, उसके बाद है चालू वर्ष के अंत में उपभोगजन्य वस्तुओं के लेनदारों को आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। कहाँ लिखेंगे, दायित्व पक्ष में। किसको, जो हमारे लेनदार होंगे उसको। ठीक है, ओपनिंग रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट,
चालू वर्ष के अंत में उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दिए गए अग्रिम को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। किसको? अगर अग्रिम दिया हुआ एडवांस दिया है तो कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट का एसेट साइड में। एडवांस दिया तो एसेट साइड में हम एडवांस देंगे ना, ठीक है। और अगर ओपनिंग एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दिक्कत नहीं ना? सुनिए अब इसके आगे, जहां कंफ्यूजन लगे, कुछ पूछना हो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और वैकल्पिक विधि दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जो बनाए वो नॉर्मल 2-3 चीजें था, ओपनिंग स्टॉक था, परचेज ड्यूरिंग द ईयर था, और क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था। यहां तक तो सीख गए निकालना। अब अगर एडवांस रहेगा, क्रेडिटर्स रहेगा, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, तब काम कैसे करेंगे? रूल आपको हम पहले भी बताए हैं कि क्या करना होता है कि जो इस साल से रिलेटेड है हम उसको इसी साल लिखेंगे, पिछले साल का या अगले साल का आइटम को इस साल हम नहीं लिखते हैं। ये चीजें आपको याद रहेगा तो यहाँ पे बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब साल के बीच में जो हम पेमेंट कर रहे हैं कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, उसको सबसे ऊपर लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। ये बात हमको पहले से पता है ना, अभी तो पिछला वाला सीखे ना हम लोग। अब दो नया चीज आ गया। क्या आ गया नया चीज? एक एडवांस इन द बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग में एडवांस है, मतलब पिछले साल पैसा दिया होगा तो किस साल के लिए दिया होगा? इस साल के लिए दिया होगा, तो हम उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। और क्रेडिटर्स एट द एंड, जो क्रेडिटर्स है वो इस साल का बकाया रह गया, तो वो किससे रिलेटेड है? इस साल से रिलेटेड है, तब भी क्या करेंगे? हम उसको जोड़ देंगे। कौन सा रूल लग रहा है? इक्वल मेथड इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इस साल जो एडवांस दे रहा है वो किस साल के लिए देगा? अगले साल के लिए देगा, तो इस साल का तो खर्चा वो है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है वो पिछले साल का था, इस साल का तो है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इतने बात ध्यान रखिएगा, इसका एडजस्टमेंट करिएगा, तो जो वैल्यू आएगा फिर उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड में लिख देना है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में ऐड किया तो पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए क्या लिखता है? व्हेन परचेज इज गिवन, क्या दिया रहेगा कि जब परचेज आपका गिवन रहेगा, मतलब ये दिया हुआ रहेगा, तब तो कैसे सॉल्व करना है? सो द एक्सपेंस ऑफ स्टेशनरी इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी कि निम्न विवरणों से 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टेशनरी के व्यय को आय व्यय खाते में दिखाइए। अब कैसे दिखना है देखिए। सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग 16,000 रुपये और क्लोजिंग जो है वो 19,000 रुपये है। आपको पता है ना कि ओपनिंग वाला को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, परचेज ड्यूरिंग द ईयर को जोड़ देंगे और क्लोजिंग वाले को घटा देंगे। जो फिगर आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में, यानी कि एक्सपेंडिचर के साइड में। बोलना है सबको, है ना? जो चीजें आएगा वो बोलिए आप लोग। अब देखिए यही चीज यहाँ पे फॉर्मेट में सेट किया हुआ ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पहले लिख दिया, उसमें से क्या किया? ऐड कर दिया परचेज को, और फिर क्या किया? लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को। जो फिगर आया उसको बाहर निकाल दिया। अभी हम लोग छोटा छोटा टॉपिक सीख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सबको इंक्लूड करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो 10 का ए नंबर में कोई कंफ्यूजन समझने में नहीं ना? चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 का बी नंबर, यहां क्या लिखता है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन मार्च 31, 2023 आर एज फॉलोज, यानी कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाते में दिए गए तथ्य निम्न प्रकार हैं। पहला लिखता है कि पेमेंट ऑफ स्टेशनरी के लिए कितना दिया? 23,000, यानी कि 23,000 रुपया। नेक्स्ट है फिर आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का कितना है? 4,000 और क्लोजिंग का कितना है? 3,000। 3,000 ना दिख रहा है? सामने ही तो है, अप्रैल 22 और 23। उसके बाद है क्रेडिटर्स जो है वो ओपनिंग का 9,000 रुपये और क्लोजिंग का 2,500 रुपये। और फिर बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी पोस्टेड और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन मार्च 31, 2023। ठीक,
तो आपको पता है ओपनिंग वाला जो स्टेशनरी होता है उसको जोड़ते हैं और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये बात पता है। दूसरा, क्रेडिटर्स जो ओपनिंग का है वो तो पिछले साल का था, इस साल से तो कोई मतलब है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और क्लोजिंग वाला तो इस साल से रिलेटेड है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब ये तो बन गया, समझिए। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज और इंक्लूड कर देते हैं हम लोग खुद से। जैसे अगर मान लो कि इसमें एडवांस रहता, ओपनिंग रहता, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि ओपनिंग एडवांस मतलब इस साल का है, पिछले साल दिया तो किस साल के लिए दिया, इस साल के लिए दिया, तो हम उसको जोड़ेंगे और जो इस साल एडवांस मिला वो किस साल के लिए मिला, अगले साल के लिए, तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में ऐड करके देगा आपको, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। देखिए इसका सॉल्यूशन सेम टू सेम दिख रहा है। देखिए वही चीज क्या, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 23,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दिया, क्रेडिटर्स इंड को जोड़ दिया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया और ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया। कितना आया, 17,500 रुपये। कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 का सी नंबर, ठीक है। देखिए 10 का सी में क्या लिखते हैं, यहां लिखा है कैलकुलेट द कंज्यूमेबल गुड्स। करीब करीब जितना आइटम्स है इसमें, जो चीजें हमको समझना था वो तो समझ में आ ही गया है। यहीं पे डिसाइड करते हैं कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ठीक है। तो क्या लिखता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्या करेंगे बताइए आप लोग, इसको प्लस करेंगे, वेरी गुड। ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। और कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ये तो सबसे ऊपर जाएगा प्लस में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कोई कंफ्यूजन बचा नहीं। अब उसी टाइप का यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, अपने कॉपी में आपको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर जो चीजें हम बता रहे हैं वो सिर्फ आपको सुन के काम नहीं चलाना है, क्या करना है, अपने से बना के देखना भी है, ठीक है ना, तभी तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी हम भले आपको इस पे समझा दे रहे हैं, जो आपका मेन टॉपिक जब स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, तो प्रैक्टिकल चीजें हम आपको बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसी का अल्टरनेटिव यहाँ पे बना के छोड़ा है, इन चीजों को भी आप छोड़ दीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। 10 का डी नंबर देखते हैं अभी क्वेश्चन। इसमें क्या लिखता है, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। यानी कि सेम चीज फिर से वही कैलकुलेट करना है, क्या कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आय व्यय खाते में स्टेशनरी की किस राशि को दर्शाया जाएगा, गणना करिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक, कैसे हमको पता चलेगा, क्योंकि यहां देखना है आपको 31 मार्च 2023 है, ये 31 मार्च 2023 है, मतलब करंट ईयर है। आपको क्या बोले कि जो साल के लिए हम बनाएंगे वो हमारा करंट ईयर, पिछले वाला साल को क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, और अगले वाला साल को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर। तो अगर हम 23 का बना रहे हैं और 22 का आइटम दिया तो ओपनिंग स्टॉक हो गया कि नहीं। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, अभी तो जस्ट बताए हैं। उसके बाद है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, ये भी ओपनिंग है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2022 टू 23, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब सबसे ऊपर रहेगा हेडिंग में। और स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2023, ये क्लोजिंग है, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2023, ये क्या है हमारा, क्रेडिटर से क्लोजिंग क्या है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2021 टू 22, यानी कि ओपनिंग का एडवांस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग वाला एडवांस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, नहीं ना। क्यों कर रहे हैं प्लस माइनस, ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल मेथड का, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो बातें हम समझे हैं उसके अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चन आपका सॉल्व किया हुआ, यहां से आप मिला के देख सकते हैं, अपने कॉपी में खुद बनाइएगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं इसके आगे 10 का ई नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखता है, कैलकुलेट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विच विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग का 20,000, क्लोजिंग का 15,000 रुपया, यही तो है ना। कैसे हमको ओपनिंग क्लोजिंग पता चल रहा है, ऊपर का डेट देखिए, है ना। उसके बाद है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग का 40,000 रुपया और क्लोजिंग का 45,000 रुपया। नीचे क्या बोलता है, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 लाख को ऊपर लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक जो आपका लिखा हुआ उसको जोड़ेंगे, क्लोजिंग वाले को लेस करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे, क्लोजिंग वाले को प्लस करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे। दिक्कत नहीं हो रहा है ना किसी को, तब आपको दिक्कत पता चलेगा जब आप खुद बनाएंगे, है ना। वैसे बहुत सारा डिटेल में आपको हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या, सुनिए आगे। अब हम लोग यहाँ से एक नया चीज सीखेंगे, ये भी वैसा ही है जैसे अभी तक हम लोग सीखते आए हैं, बस आपको ध्यान में इक्वल मेथड को रखना है। इक्वल मेथड कहने का मतलब कि जो इस साल का रिलेटेड खर्च है, इनकम है, उसको हमको लिखना है, जो अगले साल या पिछले साल से उसको हमको नहीं लिखना है। बस सिंपल सा बात याद रखना है, रूल ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिखता है, कैलकुलेट ऑफ एक्चुअल करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज सैलरीज। ठीक है, सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक, मिल गया, मिला कि नहीं, नहीं मिला। देखिए क्या निकालेंगे इसमें हम लोग कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब सैलरी लिखना रहे और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दिया रहे तो उस एडजस्टमेंट का काम हम किस प्रकार से करेंगे ये देख रहे हैं। ठीक, और इसमें रूल हमको उसी बात का ध्यान रखना है जो आप लोग पहले सीखे हैं। ठीक है, कौन सा, इक्वल मेथड का। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल सैलरी पेड इन करंट ईयर, उसको ऊपर लिख देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द एंड ऑफ द करंट ईयर, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल का बकाया है, खर्चा तो इसी साल से रिलेटेड है, तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रीवियस ईयर का है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है तो इस साल के लिए दिया गया था, पिछले साल अगर दिया है तो किस साल के लिए दिया गया, इस साल के लिए दिया गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और इस साल दिया गया प्रीपेड, इस साल दिया हुआ है तो किस साल के लिए दिया, अगले साल के लिए दिया, तो वो अगले साल का खर्चा हम इस साल क्यों दिखाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारा हो गया माइनस। दिक्कत है यहां तक। करंट ईयर सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो अमाउंट आएगा वो यहां हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड बोले तो डेबिट साइड में लिख देना है। ठीक, या तो ये कैलकुलेशन का जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है उसको सेम वहां पे कैलकुलेशन करके कॉलम के बाहर निकाल देना है। ठीक है, आगे सुनते हैं। देखिए क्या लिखता है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इंश्योरेंस का काम कैसे करेंगे, यहां भी सेम चीज अप्लाई करना है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में इंश्योरेंस का वैल्यू रहेगा वो अमाउंट को सबसे ऊपर लिख देना है टू इंश्योरेंस के नाम से, और उसमें से ऐड कर देना है प्रीपेड या पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो हम एडवांस पेड किए थे वो किस साल के लिए किए, इस साल के लिए किए थे, तो जोड़ देंगे। अब इस साल हम एडवांस करें तो किस साल के लिए करेंगे, अगले साल के लिए करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। इसको लेस कर दिए, जो वैल्यू आया उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे। दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब जितना एग्जाम्पल हम लोग समझे हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं क्या वो सुटेबल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। देख इसमें क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023। ठीक, क्या लिखा हुआ है, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पेड किया, 3 लाख। ठीक, उसके नीचे क्या लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2022, ये क्या है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है,
ओपनिंग है क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग है, माइनस करेंगे। क्लोजिंग रहेगा तो प्लस करेंगे क्योंकि वही साल से रिलेटेड है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2023 यानी कि इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। और सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2003 यानी कि इस साल जो है वो एडवांस पैसा दिया तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब क्या इस जितना चीजें हम लोग सीखे उसके अकॉर्डिंग सेट है। देखिए पहले 3 लाख रुपए ऊपर लिख दिए, उसके नीचे 10,000 रुपए को देखो माइनस किया है, 20,000 रुपए को देखो माइनस किया और 15,000 रुपए को प्लस किया और लास्ट में कितना है 2,85,000। इसको कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। आगे बढ़ते हैं फिर 11 नंबर के बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है, कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2023 एंड द फॉलोइंग इन बैलेंस शीट। ठीक है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो दिखाना ही है, साथ में बैलेंस शीट में भी किस प्रकार से दिखेगा ये भी आपको बताना है। ये नया चीज ऐड हो गया इसमें। अब सुनिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग है 15,000 पर, क्लोजिंग है 20,000 रुपया। देखो सामने से किताब कितना है, ओपनिंग 15,000 रुपये, क्लोजिंग का कितना है 20,000 रुपये। ओपनिंग वाले को क्या करते हैं थोड़ा बताएंगे आप लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सैलरी पेड इन एडवांस ओपनिंग वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखा हुआ है 80,000, तो 80,000 को सबसे ऊपर लिख देंगे और ये एडजस्टमेंट उसके साथ कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 रुपया, प्रीपेड सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000 रुपये, जोड़ दिए 40,000 रुपये, कुल मिला के 1,20,000 रुपये, दोनों को माइनस कर दिया, कितना बचा 87,000 रुपये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिनिश हो गया। अब आपसे पूछा था कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग का बात भी दिखाते हैं हम लोग। तो प्रीपेड जो है वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से एसेट्स है। किसी काम को लेने से पहले हम उसको पैसा देते हैं तो बाद में उसका सेवा मिलेगा ना हमको, तो हमारे लिए क्या है वो एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। ठीक है, तो इसको डाल देंगे एसेट्स के साइड में। और आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपये बकाया है तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है, उसको पैसा देना पड़ेगा, तो 20,000 रुपये को डाल दिए लायबिलिटी साइड में। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो ओपनिंग वाला आइटम को ओपनिंग में लिख देते, सिंपल। तो यहां तक हमारा काम फिनिश हो गया। अब एक नया टॉपिक फिर यहां से आ गया डिप्रिसिएशन का। ये भी टॉपिक्स आप लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं, 11th में पढ़े ना, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। मुख्य रूप से 2 कैलकुलेशन तो आपको मालूम ही होगा कि एक टाइम का और एक रेट का आपको पता होना चाहिए, कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, पता है ना। कोई मेथड नहीं पता है तो जनरली हम लोग क्या यूज करेंगे, फिक्स्ड वाला। ठीक है, SLM स्ट्राइट लाइन मेथड। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, यहां क्या लिखता है, ऑन 1 अप्रैल 2022 द बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स ऑफ स्टार क्लब वाज ₹60,000। कितना वैल्यू है, 60,000 रुपए का है। कब, तो 1 अप्रैल 2022 को, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है तो वो ध्यान रखना है कि कब है और कब तक रहा हमारे पास। ठीक, ऑन 1 दिसंबर 2022 1 half of the equipments was sold 25,000 रुपीज, 25,000 मतलब 60,000 रुपए का जो संपत्ति था अपने पास उसका आधा भाग यानी कि 30,000 रुपया उसको कितना में बेचे, 25,000 रुपये में। क्लियर है। एंड अनदर इक्विपमेंट वाज परचेज फॉर ₹48,000, और क्या किए कि 48,000 रुपए का इक्विपमेंट्स और हम परचेज कर लिए। ठीक, ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है, ये डेट ध्यान रखिएगा, कब खरीदे हैं, 23 को परचेज कर रहे हैं। बेच कब रहे थे, 1 दिसंबर 2023 को। कितना बेचे थे, आधा यानी कि 30,000, और कितना में बेचे, 25,000 में। नेक्स्ट क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। कितना डिप्रेशन लगाना है, 10% प्रत्येक साल। 100 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ
सेल एंड डिप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको बताना है कि जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस प्रकार से दिखाएंगे। एंड आल्सो शो द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दैट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। और इक्विपमेंट जो है उसको बैलेंस शीट में यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना वैल्यू दिखेंगे ये बताना है आपको। अब आते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन पर। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पहले क्या बोला कि 1 अप्रैल 2022 को आपके पास 60,000 रुपए का संपत्ति था, उसको क्या किया, उसका आधा भाग 1 दिसंबर 2022 को बेच दिया। कितना में बेचा? 25,000 में। ठीक, और 1 जनवरी को 48,000 रुपए की एक और मशीन खरीद लिया। ठीक है, फिर आपको क्या बोला कि 10% जो है प्रत्येक साल उसमें क्या लगता है, डिप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, और आपको बोला है कि इन सारा कैलकुलेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ये बताना है। चलिए देखते हैं ध्यान से, सॉल्यूशन वहां सामने से देखिएगा, जो बातें बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था, 60,000 रुपए का। 60 में कितने का बेच दिए, आधा बेच दिया, आधा मतलब 30,000। तो अभी कितना बचा, 30,000, तो 30,000 रुपये यहाँ लिख दिए। बाद में कितने का परचेज कर लिए, 48,000 रुपये को। 48,000 रुपये को 30 में जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 78,000। अब 78,000 रुपये का डिप्रिसिएशन निकालना है तो 2 पार्ट में निकलेगा, एक 30,000 का निकलेगा और एक 48,000 का निकलेगा, है ना। 30,000 रुपये का जो डिप्रिसिएशन आप निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, 30,000 वो तो पूरे साल का निकालेंगे, कितना परसेंट, 10%। तो 10/100, क्योंकि वो अप्रैल से लेके लास्ट तक आपके पास है, आधा तो वही कहानी है ना। तो इसका पूरे साल का डिप्रेशन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10%, 3,000। देखो यहाँ पे 3,000 रुपये लिखा हुआ है, किताब सभी लोग देखिए। अब बच गया 48,000। 48,000 रुपये को कब खरीदा था, 1 जनवरी को खरीदा था ना, 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी और मार्च कितना दिन हुआ, 3 महीना। मशीन का, इक्विपमेंट्स का यूज हम कितना दिन किए, 3 महीने यूज किए, तो 3 महीने का डिप्रेशन लगाएंगे कि पूरे साल का लगा देंगे, 3 महीने का लगाएंगे। अब 48,000 रुपया का निकालेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। 10/100 और 3/12, 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 0 1 0 1 0 काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 1 0 और एक और 0, 1200 रुपये। तो देखो 1200 रुपये है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को। अब ये 78,000 रुपये में यानी कि 78,000 में 4200 रुपये यानी कि 4,200 हमारा डिप्रिसिएट हो गया। तो एक्चुअल में कितना कॉस्ट का बचा अपने पास इक्विपमेंट्स, 73,800 यानी कि 73,800 रुपये का। बैलेंस शीट में कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब आपको ये बातें भी पता है कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, खर्च होता है, और उसको कहाँ दिखाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पर सिर्फ क्या इतना ही डिप्रिसिएशन हुआ है कि और भी हुआ है, जो यहाँ आपको दिख रहा है 4200 रुपये का, केवल इतना ही डिप्रिसिएशन हुआ है क्या, नहीं ना। 31,000 रुपये का और भी तो मशीन था जिसको हम लोग बेच दिए। ठीक है, तो वो मशीन हम लोग कब बेच रहे हैं, 1 अप्रैल में अपने पास था, और बेच कब रहे हैं, दिसंबर में। देखिए कब बेचे हैं, 1 दिसंबर को बेचे हैं। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर कितना महीना हो गया, 9 महीना नहीं, दिसंबर अगर 1 है तो कम ही होगा, 8 ही महीना होगा। जैसे देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1 तारीख है, दिसंबर को लेंगे ही नहीं, तो 6 7 8 महीने यूज किए। कितना वैल्यू का मशीन को 8 महीने यूज कर रहे हैं आप, 30,000 के वैल्यू को। तो 8 महीने यूज करके बेच रहे हैं, तो मशीन का वैल्यू क्या 30,000 रहेगा, डिप्रेशन तो घट जाएगा। तो इसका निकालेंगे हम लोग 8/12। ठीक है, 1 मिनट, 8/12 क्योंकि 8 महीने के लिए निकाल रहे हैं, और फिर निकालेंगे 10/100। ठीक, अब ये 0 0 0 और ये 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 यानी कि 1,000, 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000, यानी कि 8 महीना में कितना डिप्रिसिएट हो गया, 2,000।
तो जो मशीन आपका 30,000 रुपए का था, एक्चुअली में बेचने के समय उसका वैल्यू कितना बच गया? 28,000, क्योंकि 2,000 रुपए डिप्रिसिएशन हो चुका है, क्योंकि हम तो 8 महीना तो मशीन यूज कर चुके हैं। अब 28,000 रुपए का मशीन को बेच कितना में रहे हैं? 25,000 में। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट की लॉस? लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो लॉस को भी लिखते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए 28 में से 25 घटा के 3,000 रुपए का लॉस भी लिखेंगे, और टोटल डिप्रेशन हमारा पहले कितना था? 3,000, फिर कितना हुआ? 2,000, और फिर कितना? 1,200 रुपए, कुल मिला के डिप्रेशन 6200 रुपए दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं ना? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, क्योंकि डिप्रेशन तो कहीं भी यूज होगा। ठीक, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? है तो आप लोग वीडियो का भी सहारा ले लीजिएगा दोबारा अगर भूल जाए तब। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है आय एवं व्यय खाता तैयार करना। मतलब अभी तक हम लोग छोटे छोटे पार्ट पढ़ लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें आता है उसका। अब हम लोग कंबाइंड एक पार्ट पढ़ेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कैसे होता है, इन चीजों को ऐड करके जोड़कर। ठीक, तो ये पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं जो आप लोगों से बनेगा, है ना? उसके बाद हम लोग दोबारा फिर इसमें आएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कल इसमें हम लोग कहां तक समझ लिए थे? 11 तक, है ना? आज 12 तक देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग सारा एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो जहां तक एग्जाम्पल देखें उससे रिलेटेड सिर्फ इंडिकेट कर देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड है और आपसे बन सकता है। ठीक, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देख के लग रहा है सेम सेम है? क्या लिखता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विच विल बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2023। क्या लिखता है? स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी बिगनिंग यानी कि ओपनिंग का है, ये आपका क्लोजिंग का है, और परचेज स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यू आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर के साइड में लिख देंगे, बात खत्म, बन जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखता है इसमें? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन तो है, हो जाएगा ना? पहले क्या करेंगे? ओपनिंग लिखेंगे, परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे, क्लोजिंग वाले को लेस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, बात खत्म। अब देखते हैं देखिए 13 में क्या लिखता है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग का लिखा हुआ और क्लोजिंग का लिखा। ओपनिंग वाले को हम लोग क्या करते हैं पता है आप लोगों को? जोड़ते हैं। क्लोजिंग वाले को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर को ऐड करते हैं। ठीक, तो ये आपका 13 नंबर फिनिश। जो चीजें हम लोग पढ़ के अभी देखें एग्जाम्पल में सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 90,000 रुपये है और 1,20,000 रुपये है, यानी कि ओपनिंग लिखा हुआ और क्लोजिंग। ओपनिंग वाले को क्या करेंगे बोलिए? प्लस करेंगे। क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग वाले को क्या करेंगे? माइनस। क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे? प्लस। और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 6,79,000, इसको क्या करेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे। तो 14 नंबर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में क्या लिखता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2023 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ओपनिंग वाले को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 19,000 है, इसको सबसे ऊपर लिखेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गए अभी हम लोग। इसमें क्या लिखता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2022 to 23 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो कब से कब का है, 22-23 का है ना। अब इसको आधार बना के हमको ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड करना है। तो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल 1, 2022। क्या हुआ ये ओपनिंग, 22 से तो ओपनिंग हो गया, अभी ओपनिंग है और तो ओपनिंग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2022, ये भी ओपनिंग क्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद क्या, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरेड फ्रॉम 21 to 22, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ओपनिंग वाला इस साल के लिए होगा। और ये क्लोजिंग वाले हैं तो इसको क्या करेंगे, गलत लिख रहे हैं क्या, एडवांस है ना, तो पिछले साल दिया इस साल के लिए दिया तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इस साल अगले साल के लिए दिया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स जो है इस साल का क्रेडिटर से बकाया रह गया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और एडवांस ये तो हो गया, फिर और भी कुछ लिखा हुआ है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2023, ये एडवांस है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऊपर लोग में गड़बड़ बता दिए क्या, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 मार्च 31 2023 का है तो ये क्लोजिंग वाला है, तो क्लोजिंग वाला तो प्लस करेंगे, ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। और बस इतना ही मटेरियल इसमें लिखा हुआ है, तो 16 नंबर भी कंप्लीट, ठीक है। अब जो हम लोग एक्स्ट्रा वाला आइटम पढ़े थे उसके बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन 17 का ए। देखिए अभी हम लोग सैलरी से रिलेटेड चीजें पढ़े हैं कि नहीं, देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखता है कि सैलरी पेड इन द करेंट ईयर ₹1,20,000। करंट ईयर में कितना सैलरी पेड किया, 1,20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर 12,000, ठीक है। इस साल का, साल के अंत का 12,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। करेंट ईयर का है, बकाया है, इस साल का खर्चा है, बकाया है, जोड़ेंगे ना, तो प्लस करेंगे इसको। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पार्टेटिंग टू द करेंट ईयर 5,000, यानी कि क्या बोलता है ना कि गत वर्ष में वेतन अग्रिम दिया गया था जो चालू वर्ष से संबंधित है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। पिछले साल दिया गया था जो किस साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है, तो जोड़ेंगे ना। नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी फॉर नेक्स्ट ईयर 3,000, और इस साल जो है वो अगले साल के लिए पैसा दिए, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस साल का खर्चा वो है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरीज दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बन जाएगा। जितने बातें बताएं उसको एडजस्ट कर लेंगे तो बन जाएगा ना। नेक्स्ट है आपका 17 का बी। From the following information, calculate the amount of sundry expense which will be shown on the debit side of income and expenditure account for the year ended 31st March 2023। क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंस 28,500 पेड ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2023, तो इसको सबसे ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस 22 का है, प्रीपेड है, पिछले साल का है, इस साल के लिए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ओपनिंग है तो जोड़ देंगे। उसके बाद है अनपेड का मतलब वही हो गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का क्या करेंगे, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लोजिंग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो क्लोजिंग का है, प्रीपेड है क्लोजिंग का, तो अगले साल के लिए है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका टेनिस बॉल वाला है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। आपको क्या बोलता है इसमें कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ टेनिस बॉल। ओपनिंग में टेनिस बॉल कितना है, 400 रुपए का, क्लोजिंग का कितना है, 900 रुपए का, परचेज कितना किया, 4,000 रुपए का, और सेल कितना में किया, 3700 रुपए का। यानी कि आप ऐसा समझिए 4,000 परचेज है, ओपनिंग का है कितना, 400, कितना हो गया, 4400, ठीक है। क्लोजिंग का कितना है, 900, और तो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 14 में से ये 5 और यहाँ पे 3, 3500, और बेचे कितना में, 3700 रुपये में, तो 200 रुपये का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना। 3500 रुपये का ही सामान था और आप उसको कितना में बेच दिए, 3700 रुपये में, 200 रुपये का लाभ हुआ। तो टेनिस बॉल की बिक्री से लाभ लिखना है 200 रुपये किधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में, खत्म, दिक्कत। और जो ओपनिंग है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है, और जो क्लोजिंग वाला उसको
क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। नींद आ रहा है आपको? चलिए अब सुनिए 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी तक जो पार्ट बताया वहां ये समाप्त हो जाएगा वहां तक। क्या लिखता है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। किसके रिगार्डिंग है? फर्नीचर ऑफ ए क्लब। क्या लिखा है कि द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2022 वाज ₹60,000। ओपनिंग में कितना पैसा, कितने का फर्नीचर था इसके पास? 60,000 रुपए का। कब? डेट क्या है? 1 अप्रैल 2022। आगे बोलता है कि हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर ₹25,000। ठीक है, यानी कि 31 मार्च 2023 को उसका आधा भाग बेच दिया गया। आधा 60,000 रुपए का आधा कितना होता है? 30,000। अब 30,000 रुपए को बेचा, पर बेच कब रहा है? 31 मार्च 2023 को, मतलब पूरा साल यूज करने के बाद बेच रहा है। तो डिप्रेशन पूरे साल का लगा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना वैल्यू, और फिर 25 में बेचेंगे तो फिर पता करेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? दिक्कत है? आगे यहां बोलता है कि ह्रास की दर जो कितना है? 10% प्रति वर्ष है। डिप्रेशन कितना लगाना है? 10% प्रति वर्ष। आपको बोलता है सो दैट ट्रीटमेंट विल बी डन इन दिस रिगार्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट वाला नहीं, उसमें 48,000 का हम लोग खरीद लिए थे ना इक्विपमेंट्स, यहाँ पे 48,000 का कुछ भी खरीदा उर्दा नहीं है, सिंपल है। उससे थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि वहां हम बेचे थे तो हमको प्रॉफिट हुआ था 2,000 रुपए का, हुआ था ना। अब यहाँ देखना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। वैसे आंसर देख के हम लोग को पता चल जाएगा। बोलता है आय व्यय खाते के डेबिट में फर्नीचर पर ह्रास कितना जाएगा? 6,000 रुपया। फर्नीचर के बिक्री से हानि कितना हो रहा है? 2,000 रुपया। और स्थिति विवरण में तो आपको पता है 30,000 रुपये दिखाएंगे, ह्रास 3,000 रुपये घटा के 27,000 रुपये का दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब हम लोग सीखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कैसे बनेगा? इसका ज्यादातर भाग हम लोग सीख चुके हैं, इसका फॉर्मेट पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका 2 साइड है, एक एक्सपेंडिचर का और एक इनकम का। ये खाता किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। किस प्रकार के खर्चों को हम लोग डेबिट में लिखते हैं? आयगत खर्चों को डेबिट में लिखते हैं, और पूंजीगत खर्चों को डेबिट में नहीं लिखते। उसको कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। और आयगत प्राप्तियों को लिखेंगे इनकम के साइड में। ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियों को कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आयगत प्राप्तियों और भुगतानों को ही हमको लिखना है किधर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारा आयगत खर्चा है, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक लैंड खरीद लिए, एक भूमि खरीद लिए, पैसा तो गया, खर्च तो हुआ, पर उसका नेचर क्या है? पूंजीगत। तो पूंजीगत पर नेचर को यहाँ लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। उसको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। प्लस इसमें ऐड ये कर देना है कि इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल लगता है? तो एक्यूरल प्रिंसिपल लगता है। एक्यूरल प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि जो इस साल से रिलेटेड खर्चे हैं, भुगतान है ना, या रिसिप्ट्स है, उसको हम लोग लिखेंगे। अगला और पिछले साल से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, चाहे हम उसका भुगतान किए हो चाहे नहीं किए हो, आपको दिखाना पड़ेगा, तभी एक्चुअल आपका सरप्लस या डिफिसिट आपको पता चलेगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, यहां क्या लिखता है? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते का निर्माण किया जा सकता है फॉर गिवन इंफॉर्मेशन और फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। मतलब 3 तरीके से आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 3 तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, दूसरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से बना सकते हैं, और तीसरा जो है वो आप ट्रायल बैलेंस की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपसे इनकेस पूछ दे कि प्रिपरेशन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितने तरीके से बना सकते हैं, तो 3 तरीके से। एक जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उससे बना सकते हैं, दूसरा किससे बनाएंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से बनाएंगे, तीसरा ट्रायल बैलेंस की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहला वाला लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन गिवन। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम लोग। ठीक, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बुक देखिए स्वीकृति, सभी लोग बुक देखिए एक साथ, फिर तो सुनाई देगा ना, समझ में तभी तो आएगा। क्या लिखता है इसमें? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन
अब बताइए आप लोग को ये डिसाइड करना है कि कौन सा इनकम के साइड में जाएगा और कौन सा एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, किधर जाएगा, इनकम में या एक्सपेंडिचर में? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा? सब्सक्रिप्शन क्या है? एनपीओ का ये आय का प्रमुख साधन है, तो किधर जाएगा? इनकम के साइड में। जो प्राप्तियां हो रहा है, ध्यान रखना है कि आयगत प्राप्तियां, उसको किधर लिखेंगे? इनकम के साइड में। जो भुगतान हो रहा है, कौन सा भुगतान? ये आयगत भुगतान, उसको कहां लिखेंगे? एक्सपेंडिचर के साइड में। अभी आप लोग को नेक्स्ट बताना है कि कौन सा कहां जाएगा, क्योंकि इतना कुछ तो समझा ही दिए आप लोग को। देखिए तो पहला वाला क्लियर हो गया कि ये किधर जाएगा? इनकम के साइड में। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेड किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। गुड। अभी ऐसा ही आप लोग को डिसाइड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे? वर्ष के अंत में अदत की ये सैलरी मतलब वेतन, तो क्या करना चाहिए? सैलरी में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि साल के अंत का है, क्योंकि इसी साल से रिलेटेड खर्चा है, तो हम उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? रिलेटेड आइटम में। रिलेटेड आइटम कौन सा है? सैलरी। सैलरी में जोड़ के फिर बाहर दिखाएंगे। तो इसको क्या करना है? सैलरी के साथ जोड़ देना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ लिखेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो खर्च ही होगा ना हमारा, तो ये चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क नहीं, प्रवेश शुल्क क्या होता है? मिलता है ना हमको, ठीक है, तो वो किधर जाएगा? इनकम के साइड में। डोनेशन रिसीव्ड किधर जाएगा? गुड, ये जाएगा इनकम के साइड में। ऑफिस एक्सपेंस किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। रेंट पेड किधर जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंस किधर जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंस, खर्च, नाम तो दिखा रहेगा, एक्सपेंस मतलब खर्चा, विविध खर्चा। जैसे भी कोई व्यक्ति यहाँ आया तो उसको चाय पानी पिलवा दिए, थोड़ा पानी पिला दिए, ठीक है, पेपर ऊपर ले रहे हैं, ठीक, छोटा मोटा खर्च हो रहा है, चौक का, डस्टर का, ये सब का, तो इसमें क्या है? मिसलेनियस खर्च। अलग अलग थोड़ी लिखेंगे सबको, सबको इकट्ठा करके क्या लिखते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मिसलेनियस एक्सपेंस है, तो किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। नाम भी तो लिखा हुआ है एक्सपेंस। समझ में आ रहा है बात? अब जितने बातें हम लोग सीखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो उसको सॉल्यूशन में पहुंच जाओ आप लोग। देखिए लिखा हुआ है ना, देखो सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ के 36 रुपये बाहर निकाला, ये बात आप बताएं कि नहीं अभी आपको। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा हुआ है। ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है, रेंट पेड लिखा हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब इनकम के साइड में देखो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, इंट्रेंस पे लिखा हुआ है, डोनेशन लिखा हुआ है। अभी सर इधर को जोड़ देंगे, क्रेडिट साइड को यहाँ लेके आएंगे तो क्या कहलाएगा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, बोले तो सरप्लस। और कितना वैल्यू आया? 1,59,900। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ऐसा ही तो बनाना है आपको, फॉर्मेट आपके सामने है, देख लीजिए। एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। डेबिट वाले के साइड एक्सपेंडिचर लिखते हैं, क्रेडिट वाले के साइड इनकम लिखते हैं। इस पे कौन सा रूल लागू होता है? नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल क्या बताता है? डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट वाला इनकम एंड गेन। बस उस रूल को याद रखना है, बनाते जाने क्वेश्चन। कौन सा मेथड अप्लाई होता है इसमें? एक्यूरल मेथड अप्लाई होता है। एक्यूरल मेथड क्या बोलते हैं हम लोगों को? इस साल से रिलेटेड खर्च भले आप किए हो या ना किए हो, इस साल से रिलेटेड इनकम भले आपको मिला हो या ना मिला हो, आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। बस इतना सिंपल तो बात बताता है आपको, ठीक है। आपको नेचर पहचानना है, क्या करना है? नेचर पहचानना है कि वो एक्सपेंडिचर का है या इनकम का है। बस खत्म हो गया बात। अब हम लोग इसका देखते हैं दूसरा नंबर, जो इसका क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए कुछ और थ्योरी बताया जो आपको हम पहले समझा दिए, उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए और क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक। क्या लिखता है कि प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? एक साइड रिसिप्ट्स होता है, एक साइड पेमेंट होता है कि नहीं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक साइड रिसिप्ट्स होता है, एक साइड पेमेंट होता है। और रिसिप्ट्स में दो प्रकार का रिसिप्ट्स होता है आपके पास, एक रेवेन्यू वाला होता है और एक कैपिटल वाला होता है। पेमेंट भी आपके पास दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू वाला होता है, एक कैपिटल वाला होता है। अब सुनिए, अब हम इसकी सहायता से क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको क्या बोले? एक रिवेन्यू, दोनों साइड का रिवेन्यू चला जाएगा, देखिए एरो से दिखा रहे हैं कि नहीं। और कैपिटल किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट में। सिंपल, ये बातें तो बता के रखिए, कितना बार आपको बोले, ठीक है। दिक्कत यहां तक? अब इसको नीचे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है,
ये सब बातें आप लोगों से डिस्कस पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, कि रिसिप्ट आए हुए खाते में ना दिखाई जाने वाली मदें। चलो इसको एक बार सुन ही लो, जब हम लोग इतना डिटेल में देख ही रहे तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्राप्तियों भुगतान खाते में दिखाई गई निम्न मदों को आए हुए खाते में नहीं दिखाया जाता, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक। सबसे जब को याद होगा ना, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस पे आपका समाप्त होता है। ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक। क्लोजिंग बैलेंस में क्या निकालते हैं? बाय बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। कहाँ नहीं लिखते? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर कहाँ लिखेंगे? तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर हुआ? दिक्कत अगर यही हमारा नेगेटिव फिगर रहेगा, ओवरड्राफ्ट रहेगा, तो बैलेंस शीट में जाएगा, पर किधर जाएगा? उल्टा साइड में, एसेट्स में ना जाके लायबिलिटीज में जाएगा। उसके बाद देखो फिर क्या लिखता है? पूंजीगत प्राप्तियां। बात तो क्लियर हो गया पहले ही कि पूंजीगत प्राप्तियों को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते। यहाँ नहीं लिखने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। उसके बाद है संचय कोष, इसको भी नहीं लिखते हैं। उसके बाद अस्थायी संपत्तियों का विक्रय, इसको भी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये सब हमारा क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां है ना, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद देखो फिर पूंजीगत अस्थायी संपत्तियों का विक्रय हो गया, फिर पूंजीगत भुगतान, ये सारे आइटम्स को नहीं लिखते। ये बात आपको ध्यान रखना है। याद तो हो ही गया होगा, थोड़ा रिवीजन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। अब स्टेप 2 में देखिए क्या क्या है और बातें। क्या लिखता है? आयगत प्राप्ति जैसे चंदा, किराया, ब्याज आदि इन्हें आय व्यय खाते के आय पक्ष अर्थात क्रेडिट पक्ष में लिखना चाहिए। ये तो पता ही है आपको। और किन किन चीजों को जोड़ना है घटाना है ये भी आपको पहले ही बता दिए। और आयगत भुगतान उन्होंने बोल दिया कि क्या, देखो क्या लिखता है? वेतन, किराया इन्हें आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में लिखना चाहिए। और कैसे जोड़ना घटाना है ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़े ना, पहले प्रैक्टिकल तो देख ही चुके हैं। यहाँ पे वो चीज का बताया कि कैसे कैसे उसको यूज करना है। तो खत्म हो गया बात। आप लोग खुद से थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेप 3 क्या है वो देखिए। यहाँ बोलता है गैर रोकड़ मदे, यदि दी गई जानकारी में गैर रोकड़ मदे जैसे ह्रास, डूबत ऋण प्रावधान, संपत्तियों की बिक्री से हानि इत्यादि ज्ञात करके से आय व्यय खाते के कहाँ लिखते हैं? डेबिट पक्ष में लिखते हैं। जैसे कि डिप्रेशन आपको दिखाए हम, लिखे थे कि नहीं? लॉस ऑन सेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स था, मेस फर्नीचर था, वो भी आपको बताएं। उसके बाद है 4th स्टेप में प्रयुक्त सामग्री की लागत ज्ञात करना है, कंज्यूमेबल गुड्स, वो भी निकालना आपको बताएं कि ओपनिंग वाले को जोड़ेंगे, क्लोजिंग वाले को घटाएंगे। 2 आइटम और आ सकता है, एडवांस वाला और क्रेडिटर्स वाला। बताएं उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वही चीज यहाँ बता रहे हैं आपको। और लास्ट में कंपेयर करेंगे, क्रेडिट वाला ज्यादा आएगा डेबिट साइड में तो सरप्लस कहलाएगा, डेबिट वाला ज्यादा आएगा क्रेडिट साइड में तो डिफिसिट कहलाएगा। ये स्टेप नंबर 4 था और यहाँ फाइनल हो जाता है। ठीक, तो आज हम लोग ये क्लास को यहीं तक रखते हैं। इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, दोबारा से थोड़ा खुद से रीडिंग करिएगा, है ना। आप चाहते हैं कि बेहतर समझ में आए तो जो बातें हम बताते हैं उसको पढ़ के आइए और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के आइए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास फिर कल होता है, आगे का बातें कल बताएंगे।